मैं अनिल कुमार अरोड़ा, पीजीटी फिजिक्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। विद्यार्थियों, आज एससीईआरटी गुड़गांव की तरफ से फाउंडेशनल प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स नीट क्लास 9 विषय साइंस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। विद्यार्थियों, अध्याय के इस भाग में हम पढ़ेंगे बल, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, दैनिक जीवन में न्यूटन का गति का पहला नियम और जड़त्व, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या मैदान में रखी फुटबॉल अपने आप गति करने लगती है? क्या कुर्सी को धकेलने में अथवा कार को धक्का मारने में आपको कोई अंतर महसूस होता है? विद्यार्थियों, साइकिल की गति बढ़ाने अथवा धीरे करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इन सभी स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग बल लगाना पड़ता है। आज से 300 वर्ष पूर्व न्यूटन ने बल तथा गति के बारे में गहन अध्ययन कर 3 ऐसे नियम बताए जिससे हम बल तथा बल को मापने वाले गणितीय सूत्र को अच्छे से समझ पाए। आज हम न्यूटन द्वारा बल पर किए गए अध्ययन का इस्तेमाल मशीन चलाने, खेल में और नई नई टेक्नोलॉजी बनाने और चलाने में करते हैं। आज हम इस वीडियो में बल के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि बल का गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, एक व्यायामशाला में व्यायाम करते वक्त मशीन को नीचे खींचने के लिए तथा दूसरे वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति रबड़ को खींच रहा है। क्या आप बताएंगे कि इस सब के लिए ये दोनों व्यक्ति किस भौतिक राशि का प्रयोग कर रहे हैं? सोचिए विद्यार्थियों, एक बार सोच लीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने विद्यार्थियों। इस सब में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में फुटबॉल पर लगने वाले बल के कारण ही फुटबॉल की गति में परिवर्तन हो रहा है। विद्यार्थियों, बल वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है ना चखा है, हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते या महसूस करते हैं। बल, आइए बल की परिभाषा। बल वह धक्का और खिंचाव है जो वस्तु की विराम अवस्था को या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करते हैं या परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि जब गोल गेंद पर दोनों ओर से बल लगाया जाता है तो बल लगाने पर गोलाकार गेंद पिचक जाती है, अंडाकार हो जाती है। इसी तरह से जब स्प्रिंग को खींचा जाता है तो बल लगाने पर स्प्रिंग फैल जाती है। बल लगाने पर स्प्रिंग फैल जाती है। बल एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। आइए हम पढ़ते हैं संतुलित और असंतुलित बल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि दो टीम ए और टीम बी एक रस्सी को दोनों छोर से खींच रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि दोनों टीम रस्सी पर बराबर बल लगा रही है। रस्सी में किसी भी तरह का गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब रस्सी गति नहीं करती है तो इसका मतलब है कि दोनों टीम विपरीत दिशा में समान बल लगा रही है।
इस तरह दोनों टीम द्वारा लगने वाले विपरीत दिशा के बल को संतुलित बल कहते हैं। मेज पर रखी लकड़ी के पिंड पर लगे दो बल X और Y, दो बल X और Y समान और विपरीत दिशा में लगे, जिसके कारण लकड़ी का पिंड गति नहीं करता है। इस तरह X और Y को संतुलित बल कहते हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि झूले के दोनों छोर पर बराबर द्रव्यमान के भार रखे, यानी समान बल। इसका मतलब है कि झूला क्षैतिज दिशा में रहता है। आइए पिछले विभिन्न उदाहरणों से हम संतुलित बल को परिभाषित करते हैं। अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले दोनों बल समान और दिशा में विपरीत होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संतुलित बल होते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो में हम यह भी देख पा रहे हैं कि अगर झूले के एक छोर पर द्रव्यमान 500 ग्राम से 700 ग्राम कर दिया जाए, यानी असमान बल, अब झूला 700 ग्राम वाले भार की ओर झुक जाएगा। इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहते हैं। आइए असंतुलित बल का एक और उदाहरण। मेज पर रखी लकड़ी के पिंड पर लगे दो बल X और Y असमान और विपरीत दिशा में लगे। यदि X बल Y से छोटा है तो लकड़ी का पिंड Y की ओर गति करेगा, और अथवा X Y से बड़ा है, बल X Y से बड़ा है तो लकड़ी का पिंड X की ओर गति करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं है तथा असंतुलित बल के कारण लकड़ी का पिंड अधिक बल की दिशा में गति करने लगता है। यहाँ वीडियो में भी हम संतुलित और असंतुलित बल के अंतर को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आइए अब हम असंतुलित बल की परिभाषा को समझते हैं। असंतुलित बल तब घटित होते हैं जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल असमान या दिशा में विपरीत नहीं होते। इससे वस्तु की गति में परिवर्तन होता है। आइए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न मेरा आपसे है, निम्न में से असंतुलित बलों का चयन करें। पिंड ए के दोनों तरफ आप देख रहे हैं बल लग रहे हैं, पिंड बी पर भी दोनों तरफ बल लग रहे हैं, पिंड सी पर भी दोनों ओर बल लग रहे हैं, और पिंड डी पर भी आप ध्यान से देखेंगे दोनों ओर बल लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आप ध्यान से सोचें कि असंतुलित बल किस पिंड पर कार्य कर रहे हैं। उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। यस, अच्छे से सोचें। बिल्कुल सही विद्यार्थियों, आपका उत्तर सही है। पिंड ए और पिंड डी। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ 12 न्यूटन का बल है और दूसरी तरफ 10 न्यूटन का बल है, क्योंकि दोनों बल असमान है और विपरीत दिशा में है। अतः ये असमान बल असंतुलित बल की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 न्यूटन का बल है और इधर भी 5 न्यूटन का बल है। दोनों ओर कार्य करने वाले बल समान हैं, अतः ये संतुलित बल की श्रेणी में आते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं एक 50 kg का बॉक्स घर्षण रहित सतह पर रखा है। जब हम बॉक्स के ऊपर 50 न्यूटन का बल लगाते हैं तो बॉक्स घर्षण रहित सतह पर एक समान गति से गति कर रहा है। अब
अगर हम इस बॉक्स को रोकना चाहें तो हम इसके ऊपर 50 न्यूटन का बल लगाकर इसको हम रोक सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने देखा कि अगर वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और जब वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वह एक समान गति से ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि एक वस्तु जो विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहती है, और एक गतिमान वस्तु उसी गति और उसी दिशा में गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल न लगाया जाए, या फिर हम यह भी कह सकते हैं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एक अच्छा सा उदाहरण आपके सामने है, बराबर में ही आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारे पास एक गिलास है, एक मजबूत कार्डबोर्ड है और उसके ऊपर एक गेंद रखी है। जब मैं कार्डबोर्ड को तेजी से धक्का देता हूँ तो कार्डबोर्ड दूर चला जाता है और बॉल गिलास के अंदर गिर जाती है। आप देख पा रहे हैं कि बाह्य बल किस पर लगाया गया? कार्डबोर्ड पर लगाया, तो कार्डबोर्ड दूर चला गया। बॉल पर किसी भी तरह का कोई असंतुलित बल या बाह्य बल नहीं लगाया गया था, तो वह विराम में थी और वह विराम में ही रही बॉल और गिलास के अंदर गिर जाती है। तो इसको हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को समझने के लिए यहाँ हम देख पा रहे हैं एक वीडियो। इस वीडियो में ट्रक तेजी से जा रहा है और उसके ऊपर एक बच्चा भी बैठा है। जैसे ही ट्रक तेजी से ब्रेक लगाता है, पीछे बैठा बच्चा आगे की ओर गिर जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गति में रहती है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यहाँ पर ट्रक को रोकने के लिए बाह्य बल ने कार्य किया है, ट्रक रुक गया। व्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल या असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह नहीं रुका और व्यक्ति ट्रक से आगे की ओर गिर गया। अब आप समझ गए होंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम कैसे काम करता है। विद्यार्थियों, न्यूटन का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि सभी वस्तुओं में स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है। वस्तुओं का यही गुण जड़त्व कहलाता है। विद्यार्थियों, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। कहने का अर्थ है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। जड़त्व न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक इंक्लाइंड प्लेन पर कांच की गोलियां एक ट्रॉली के ऊपर रखी है। जब ट्रॉली इंक्लाइंड प्लेन पर चलना आरंभ करती है तो नीचे आते आते ट्रॉली की गति बढ़ जाती है। जब अचानक ट्रॉली रुकती है तो गति के जड़त्व के कारण कांच की गेंदें आगे की ओर गति करने लग जाती हैं। दूसरे उदाहरण में हम विराम के जड़त्व को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गिलास है, दूसरा कार्डबोर्ड है और एक कॉइन है। जब हम कार्डबोर्ड को तेजी से झटका देते हैं तो कार्डबोर्ड आगे की ओर चला जाता है, जबकि सिक्का जो कि विराम में था विराम में ही रहता है और विराम के जड़त्व के कारण गिलास के अंदर गिर जाता है। यह
विराम के जड़त्व का उदाहरण है। आइए विद्यार्थियों, अब बारी है कुछ प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न है, किसका जड़त्व अधिक है, एक साइकिल या एक रेलगाड़ी? विद्यार्थियों, इस प्रश्न में रेलगाड़ी का द्रव्यमान साइकिल के द्रव्यमान से अधिक है, अतः रेलगाड़ी का जड़त्व भी अधिक होगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। यहाँ आइए, अब बारी है दूसरे प्रश्न की। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? इसका सही उत्तर है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां गिर जाती हैं। जड़त्व के नियम की घटना के कारण पत्तियां एक पेड़ के हिलने पर विराम अवस्था में रहने की कोशिश करती हैं। जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो हमने बाह्य बल पेड़ पर लगाया, जबकि पत्तियां विराम में है। गति के प्रथम नियम के अनुसार वह विराम में ही रहने की कोशिश करती है, जबकि शाखा और तना, पेड़ की शाखा और तना गति में है, क्योंकि इस पर हमने बाह्य बल लगाया था, और इसी के कारण शाखा से पत्तियां गिर जाती हैं, या कह लें शाखा से पत्तियां अलग हो जाती हैं। आइए, एक प्रश्न विद्यार्थियों आपके घर के लिए, बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो अब आगे की ओर झुक जाती है, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अक्सर आपने देखा भी होगा, आप बस में बैठे, बस अचानक स्टार्ट हो जाती है, चलना आरंभ कर देती है, तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं, और जब चलती बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर आपके होमवर्क के लिए है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं बल, संतुलित और असंतुलित बल। विभिन्न उदाहरणों से, वीडियो के माध्यम से हमें यह अच्छे से समझ में आ चुका है। साथ ही हमने संतुलित बल और असंतुलित बल के कारण गति में परिवर्तन को भी अच्छे से समझा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, दैनिक जीवन में न्यूटन के गति का पहला नियम और जड़त्व को हमने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा, देखा और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा। विद्यार्थियों, इस वीडियो में पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए, अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, धन्यवाद।